Her Excellency, Prime Minister of Sri Lanka, Harini Amar Surya ji, His Excellency, former Prime Minister of Australia, my friend Tony Abbott ji, His Excellency, former Prime Minister of UK, Rishi Sunak ji, distinguished guests, देवी और सज्जनों, नमस्कार। ये त्योहारों का समय है। मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्साह के इस माहौल में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट हो रही है और अपने इस सेशन की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखी है, अनस्टॉपेबल भारत। वाकई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। हम 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज जब दुनिया में भली भांति के रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। और मैं इसको 11 साल पहले की स्थितियां और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में रखने का प्रयास करता हूं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले इस प्रकार की समिट में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती थी, हेडलाइन क्या हुआ करती थी, गली मोहल्ले में कॉन्फ्रेंसेस में किन किन विषयों की चर्चा होती थी। आप सब जरूर याद करोगे तो आपको ध्यान आएगा। चर्चा होती थी ग्लोबल हेडविंड्स को भारत कैसे झेलेगा, फ्रेजाइल 5 से भारत कैसे बाहर आएगा, पॉलिसी पैरालिसिस में कब तक रहेगा भारत, भारत में बड़े बड़े घोटाले कब बंद होंगे। साथियों, तब महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल थे। आतंकी स्लीपर सेल किस तरह बेकाबू है, इसको लेकर खुलासे होते थे। महंगाई डायन खाए जात है, ये गीत छाए हुए थे। अब आपको बराबर पिन फिट हो गई कि 14 के पहले क्या था। तब देश के लोगों को लगता था और दुनिया को भी लगता था कि इतने सारे संकटों के जंजाल में फंसा हुआ भारत इन संकटों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर
टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। आज इन्फ्लेशन 2% से नीचे है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। आज चीप से लेकर शीप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों, आप कोविड का समय याद कीजिए, जब दुनिया जिंदगी और मौत के साए में जी रही थी, जब दुनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतने बड़े संकट से कैसे बचेगा, और लोगों को तो लगता था कि हिंदुस्तान के कारण दुनिया डूब जाएगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित करके दिखाया। हमने मुकाबला किया, हमने तेजी से अपनी वैक्सीन बनाई, हमने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन लगाई और इतने बड़े संकट से बाहर निकलकर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए। साथियों, कोरोना का प्रभाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट्स उभरने लगे। हेडलाइंस में युद्ध की खबरें छाने लगी। अब एक बार फिर सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा, और भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ता रहा। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। अभी 2 दिन पहले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं। पिछले साल के मुकाबले भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 7% और बढ़ गया है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर दिया है। कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग्स के बीच S&P ने 17 साल के बाद, आफ्टर 17 इयर्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के AI स्पेस में $15 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है।
आज ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले यूके के PM मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं वो बड़ी आशा के साथ देख रही है। आज G7 देशों के साथ हमारा ट्रेड 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक निवेश की लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में मदद कर रहा है। साथियों, इस समिट में आप एज ऑफ द अननोन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के लिए एज ऑफ द अननोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। युगों से भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है। हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे नाविकों ने हमेशा ये दिखाया है कि पहला कदम ही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो, स्किल मैन पावर, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो, हमने हर रिस्क को रिफॉर्म में, हर रिफॉर्म को रिजिलियंस में और हर रिजिलियंस को रिवॉल्यूशन में बदला है। अभी हाल ही में IMF चीफ ने कहा है कि वो भारत में रिफॉर्म्स की बोल्डनेस से बहुत उत्साहित है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया और आपको मालूम होगा कि भारत में एक समय रिफॉर्म हुआ था। एक इकोसिस्टम, उसके गीत बहुत गाता रहता है। हमारे मित्र हंस रहे हैं वहां, लेकिन वो कंपल्सन के कारण था और वो भी कंपल्सन IMF का था। आज रिफॉर्म हो रहा है कन्विक्शन के कारण, और वही IMF कह रहा है कि रिफॉर्म का भारत का जो बोल्डनेस है उसको नोटिस कर रहे हैं। और IMF चीफ ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हर कोई कह रहा था कि मास लेवल पर डिजिटल आइडेंटिटी देना संभव नहीं है, लेकिन भारत ने सबको गलत सिद्ध करके दिखाया। आज दुनिया का 50% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन फिनटेक की दुनिया में
भारत में ही होता है। 50%। भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट कर रहा है। यानी हर प्रिडिक्शन, हर आकलन से बेहतर करना, ये आज भारत का मिजाज बन चुका है। मैंने स्वभाव शब्द प्रयोग नहीं किया, मैंने मिजाज कहा है। और मोदी है तो मिजाज की बात करता है। और इसलिए ही भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, देश की उपलब्धियों को असली ताकत देश के लोगों से मिलती है और देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब सरकार का उनके जीवन में न दबाव हो और न दखल हो। जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे और जहां ज्यादा लोकतंत्रीकरण होगा वहां उतनी ही ज्यादा स्पीड आएगी। दुर्भाग्य से देश में 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने हमेशा पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारीकरण पर जोर दिया, जबकि बीते 11 वर्षों में हमने पॉलिसी और प्रोसेस के लोकतांत्रिकरण का काम किया है। अनस्टॉपेबल भारत के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। अब बैंकिंग का ही उदाहरण लीजिए। 60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कह करके सरकारीकरण किया गया? कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है। ये तर्क दिया गया था। जबकि वास्तविकता में कांग्रेस ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया? बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया, दूरी बढ़ा दी गई। गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक भी जाने से डरता था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था। और ये सिर्फ बैंक खाता न होने की समस्या नहीं थी, इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी। वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज देने, अपना घर जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी। साथियों, देश को इस सरकारीकरण से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमने करके दिखाया है। हमने बैंकिंग सेक्टर का लोकतंत्रीकरण किया, उसमें रिफॉर्म किया। हमने मिशन मोड पर 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले। यानी पूरी दुनिया में जितने खाते खुलते होंगे उसका टोटल एक तरफ और अकेले भारत का टोटल एक तरफ, इतना काम किया। आज देश के गांव-गांव में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भारत को वित्तीय रूप से दुनिया के सबसे बड़े इंक्लूसिव देशों में से एक बना दिया है।
कांग्रेस के सरकारीकरण ने बैंकों में एमपीएस का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भाजपा के लोकतांत्रिकरण ने बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट में ला दिया है। बीते 11 वर्षों में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को, विश्वकर्मा साथियों को बिना बैंक गारंटी के लाखों करोड़ रुपए के लोन दिए गए। साथियों, मैं आपको पेट्रोल और गैस सेक्टर का भी उदाहरण दूंगा। 2014 से पहले जब सरकारीकरण की सोच हावी थी, तब क्या स्थिति थी? पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी न बढ़ानी पड़े, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। सरकारी खजाने से सब्सिडी न देनी पड़े, इसके लिए कांग्रेस सरकार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी कर रही थी। बताइए, अरे वो 7 बजे भर लेगा भाई। अब आज क्या स्थिति है? आज 24 घंटे बेरोक टोक पेट्रोल पंप खुले रहते हैं और हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के समय में गैस का एक कनेक्शन पाने के लिए भी सांसदों से चिट्ठियां लिखवानी होती थी। पार्लियामेंट के मेंबर को साल में 25 कूपन मिलता था और वो 25 कूपन वो अपने इलाके में लोगों को गैस कनेक्शन के लिए देता, तो उनके घर में क्यों लोग लाइन लगा के खड़े रहते, मुझे एक गैस का कूपन दो, ये हाल थे। और आपको हैरान होगा, 2013 के अखबार निकाल दीजिए, 2014 में मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही थी। वो मुझे ज्यादा जानते नहीं थे उस समय, अब भी शायद नहीं जानते हैं। तो उनकी चर्चा थी कि जनता को क्या वादा करे। तो चर्चा ये थी कि क्या साल के 6 सिलेंडर दे कि 9 सिलेंडर दे, इसकी चर्चा हो रही थी। यानी व्यवस्था पर इस हद तक का सरकारीकरण हावी था। अब हमने आगे क्या किया? हमने 10 करोड़ से अधिक ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिया, जिन्होंने कभी सपने में भी इस सुविधा के बारे में नहीं सोचा था। गांव में जब गैस सिलेंडर आता था तो सामान्य मानवी मानता था कि रईसों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, उनके घर में गैस हो सकता है, गरीब के घर में नहीं हो सकता है। हमने ये परिस्थिति पलटी, 10 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा। ये होता है व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण, और यही सच्चा संविधान का स्पिरिट होता है। साथियों, सरकारीकरण की सोच के उस दौर में हमारी सरकारी कंपनियों पर, हमारे पीएसयूज पर कांग्रेस ताले लटकाकर चैन की नींद सो जाती थी। डूब रहा है, ताला लगाओ, डूब रहा है, ताला लगाओ। कांग्रेस सोचती थी कि क्यों इतनी मेहनत करे, डूबेगा तो डूबेगा, अपने मौत मरेगा, हमारी जेब से क्या जाएगा, ये सोच थी। हमने इस सोच को भी बदल दिया और आज देखिए, एलआईसी हो, एसबीआई हो, हमारे बड़े बड़े पीएसयूज, सबके सब प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों, जब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाय लोकतांत्रिकरण होता है, तब देशवासियों का मनोबल ऊंचा होता है। सरकारीकरण की इसी सोच में
कांग्रेस कहती रह गई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा, लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो पर गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं। लेकिन गरीबी कम नहीं हुई, जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। और इसलिए आज देश का भरोसा हम पर है, और इसलिए आज भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज भारत में गरीबों के लिए, वंचितों की सेवा के लिए समर्पित सरकार है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। अक्सर बड़ी बड़ी चर्चाओं में इस और आपका ध्यान नहीं हो जा पाता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। बीते दिनों इस बात की चर्चा रही कि BSNL ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, वाकई ये देश की बहुत बड़ी सफलता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल है जिनके पास अपने देश में तैयार 4G स्टैक है। हिंदुस्तान ने 2G सुना है, क्योंकि सारे हेडलाइन भरे पड़े रहते हैं, 2G में ये हुआ, 2G में ये हुआ। अब मैं 4G की बात कर रहा हूं तो जरा देर लगती है, वो सफाई करते करते मेरा दम उखड़ रहा है। जिस सरकारी कंपनी को कांग्रेस ने BSNL को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज BSNL नए अचीवमेंट हासिल कर रही है। लेकिन साथियों, देश की सफलता का ये सिर्फ एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस दिन ये 4G स्टैक लॉन्च हुआ, उसी दिन BSNL ने करीब 1 लाख 4G मोबाइल टावर शुरू किए। और इसका नतीजा क्या हुआ? इससे उन लाखों लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिलने लगी है जो दूर दराज के जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनके यहां अब तक तेज स्पीड वाला इंटरनेट नहीं पहुंच पाया था। साथियों, अब मैं आपको हैरान करने वाली एक और बात बताता हूं। हम तो ये 2G, 4G, 6G वो सब सुनते रहते हैं, तो हमको अपनी आसपास की दुनिया दिखती है। हम कुछ और सोचते हैं और सोच करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और मैं आज देश की सफलता एक तीसरा पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अभी तक मीडिया का ध्यान उस बात पे नहीं गया है। खैर, बहुत सी बातें हैं मेरे खाते में, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जब दूर सुदूर के इलाकों में ऐसी सुविधाएं पहुंचती है तो वहां के लोगों का जीवन कैसे बदलता है। आपने शायद ई-संजीवनी के विषय में सुना होगा। मैं इस ई-संजीवनी का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक परिवार है और दूर सुदूर जंगलों में बहुत कहीं दूर रहता है, जिसका एक सदस्य बीमार है और दूर कहीं पहाड़ी पर, कहीं जंगलों में बीमारी से वो परेशान है। अब खराब मौसम की वजह से वो अपने परिवार के बीमार मरीज को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा है। तब वो क्या करेगा?
ऐसी स्थिति में उसकी मदद कर रही है ई संजीवनी सेवा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर आधारित सेवा ई संजीवनी। साथियों, वो मरीज को अपने फोन में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टर से जोड़ देता है और उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन की सुविधा मिल जाती है। एनडीटीवी के दर्शकों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक ई संजीवनी के माध्यम से 42 करोड़ लोग ओपीडी कंसल्टेशन ले चुके हैं। यानी 4G 2G ये सुविधा नहीं, ये जीवन में एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह से शाम तक देश के 1 लाख से ज्यादा लोग ई संजीवनी पर मदद पा चुके हैं। ये मैं 12 घंटे की बात बताता हूं। ई संजीवनी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक भरोसा है कि संकट आने पर उन्हें तुरंत मदद मिलेगी। एक उदाहरण है कि व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण का कमाल क्या होता है। साथियों, एक संवेदनशील सरकार, लोकतंत्र के लिए समर्पित सरकार, संविधान के प्रति समर्पित सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है और ऐसे ही नीतियां बनाती है। हमारा जोर लोगों का जीवन आसान बनाने पर है, लोगों की बचत बढ़ाने पर है। जैसे पहले 1 GB डेटा, ये भी मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, 1 GB डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा 10 रुपये में आता है। यानी हर भारतीय की जेब में सालाना हजारों रुपये बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीब मरीजों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती हैं। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हार्ट के स्टेंट की कीमतें कम होने से गरीब और मिडिल क्लास सालाना 12,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। साथियों, हमने ईमानदार टैक्स पेयर को भी सीधा फायदा दिया है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी, बहुत अधिक कमी की गई है। इसी वर्ष 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो किया गया और इस समय जीएसटी बचत उत्सव भी 0 पर चल रहा है। जाने जोरों चारों तरफ मैं देख रहा हूं, इन दिनों बाजारों की चित्र चल रहे हैं। गूगल देखेंगे तो चारों तरफ। क्यों? ये जीएसटी का बचत उत्सव है जिसने ये स्थिति पैदा की है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी, इन दोनों कदमों से ही एक साल में देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय है। साथियों, हाल के दिनों में देश ने, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की बहुत चर्चा की है। अभी हमारे मित्र राहुल जी ने भी बड़े विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की बात की। वो आर्मी फैमिली के हैं तो उनका इसमें जज्बा स्वाभाविक भी है, उनकी रगों में वो चीजें दौड़ती हैं। गर्व के साथ उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की है और देश और दुनिया भी कर रही है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसे विषय पर लेकर जाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है ही, ये मेरे देश के नौजवानों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है। हकीकत में ये माओवादी आतंक का है। ये माओवादी आतंक की कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है। बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, दो दो पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालत ऐसे थे कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने। कितने ही नौजवानों को हमने खोया। ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे। अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे। जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान
हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन माताओं की अपने लाल से कोई अपेक्षा थी, आशा थी। या तो वो ये माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए, या तो माओवादी आतंक के शिकार हो गए। और इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और मैं देशवासियों को आज पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों को संतोष होगा, देशवासियों में आशीर्वाद देंगे। जिन माताओं ने अपने लाल खोए, वो माताएं हमें आशीर्वाद देगी, देश की शक्ति को आशीर्वाद देगी। और आज देश उसके नतीजे देख रहा है। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले, 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे। और साथियों, आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा। और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में है। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है ये। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए हैं। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी,
लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है। साथियों, इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, विकसित भारत की हमारी यात्रा सिर्फ ग्रोथ की यात्रा नहीं है, जहां डेवलपमेंट और डिग्निटी साथ साथ चले, जहां गति भी हो, नागरिकों की गरिमा भी हो, जहां इनोवेशन का उद्देश्य केवल एफिशिएंसी नहीं बल्कि एम्पैथी भी हो, करुणा भी हो। हम इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस सोच को आगे बढ़ाने में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट जैसे आयोजक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने मुझे देश की बात रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं एनडीटीवी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिवाली के उत्सव के लिए भी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।